नमस्कार। बंधुओं, भारत का संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है और भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र का संविधान जो है तो किसी भी संविधान का आईना होता है प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है समाजवाद। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद जोड़ा गया कि भारत एक समाजवादी राष्ट्र होगा। समाजवाद क्या है? बंधुओं, समाजवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित एक सामाजिक आर्थिक सिद्धांत है। 18वीं-19वीं शताब्दी में जब यूरोपियन कंट्री में औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस समय उन उद्योगों में मजदूरों को बहुत शोषण किया जाता था। उनसे 12 घंटे 18 घंटे जानवरों की तरह काम कराए जाते थे। उन्हें रेस्ट भी नहीं दिया जाता था। उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी। उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। उन मजदूरों की दुर्दशा को देखकर के कार्ल मार्क्स बहुत व्यथित हुए और उन्होंने दास कैपिटल नाम का एक आर्थिक सामाजिक सिद्धांत लिखा, जिसमें उन्होंने समाजवाद की स्थापना की बातें की। अर्थात उनका कहना था कि बहुसंख्यक मजदूर हुआ करते हैं, इसलिए दुनिया के जो आर्थिक संपदा है वह मजदूरों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन उस वक्त कार्ल मार्क्स ने भूल गया कि अमीर और मध्यम वर्गीय लोग भी मानव समाज के ही अंग हैं। इसलिए अगर मजदूरों के हाथ में आर्थिक सामाजिक नेतृत्व दिया जाता है तो आने वाला समय में क्या गारंटी है कि ये मजदूर वर्ग शोषक नहीं बनेंगे? मित्रों, इस थ्योरी के प्रतिपादन के बाद वर्षों के बाद क्रांति हुई और क्रांति के फलस्वरूप उस क्रांति में लाखों करोड़ों बेगुनाह लोगों को मारा गया, अपने ही लोगों की हत्या की गई और फलस्वरूप सोवियत संघ बना। चाइना साम्यवादी देश बना। अब ये जो समाज चक्र है, उस समाज चक्र में आप पाएंगे कि शासन का काम विप्रों के हाथ में होता है। शासन क्रांति में भागीदारी भले ही शूद्रों की होती है। शूद्र मतलब कोई वंशानुगत शूद्र नहीं। शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, विप्र ये मानसिक विकास के अनुसार मनुष्य होता है, कोई वंशानुगत नहीं होता है। जिनका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा हो गया, बुद्धिमान हो गया, ज्ञानी हो, विप्र हुआ,
जिनका मानसिक विकास थोड़ा कम है, उससे ज़्यादा उसके अंदर लड़ने भिड़ने की क्षमता है, लड़ाकू स्वभाव का है, बाहुबली है, वो क्षत्रिय हुए। और जिनमें अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध लड़ने की भी क्षमता नहीं है, ज्ञान की भी कमी है, परंतु शरीर से बलिष्ठ हैं, मेहनतकश हैं, उनको शूद्र वर्ग में रखा जाता है। अब वैसे हुए जिनको बिजनेस में महारत हासिल है। तो इस तरह से 4 वर्ण शुरू से इस धरती पर है और आने वाला समय में भी रहेगा। तो ये जो समाज चक्र है उसमें आप पाएंगे कभी विप्रों का वर्चस्व रहा, कभी क्षत्रियों का रहा, कभी वैश्यों का रहा। इसमें शूद्रों का कहीं नहीं रहा। हाँ, आंदोलन में, विप्लव में, क्रांति में शूद्रों का हाथ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो शासन है, सत्ता है, वो 3 वर्गों के हाथ में ही रहता है, चाहे विप्लव का हाथ में रहे या क्षत्रिय के हाथ में रहे या वैश्यों का हाथ में रहे। अभी ऐसा युग है, मतलब सत्ता वैश्यों का हाथ में है। जो पूंजीपति वर्ग है, जिनके पास पैसे है, अपार धन है, दौलत है, अमीर वर्ग हैं, उनकी इच्छा से सरकारें बनती हैं, उनकी इच्छा से सरकारें गिरती हैं। मतलब ये वैश्य लोग शोषक बन गए हैं। तो औद्योगिक शोषण के खिलाफ में क्रांति हुई। उस क्रांति के फलस्वरूप साम्यवाद का स्थापना हुई। अब साम्यवाद में तो पूंजीवाद में शोषण व्यक्ति करते थे, साम्यवाद में शोषक मतलब कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद स्टेट कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब शोषक बन गए प्रशासक वर्ग। मतलब सरकार में जो शामिल है, जो राजकाज में शामिल है, वो बाकी जो गरीब मजदूर हैं, इस साम्यवाद की स्थापना हुई मजदूरों के नाम पे, गरीबों के नाम पे। लेकिन धीरे धीरे जो प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उनके हाथ में आर्थिक संपदा सिमटने लगा, वे धनी होते गए। इतना ही नहीं हुआ यूं कि मजदूरों को एक मशीन के माफिक इस साम्यवादी सरकार, साम्यवाद में उपयोग किया जाने लगा। मतलब कि आप काम करो, आज जो भी प्रोडक्शन होता है उस पर तुम्हारा व्यक्तिगत हक नहीं है, वह है स्टेट का, वह है देश का, वह है राष्ट्र का, वह है राज्य का। अब देश और राष्ट्र और राज्य मतलब सरकारें निर्धारित करेंगी अपने हिसाब से कि उस राज्य में रहने वाले जो मेहनतकश हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय हो या मजदूर वर्ग हैं, उनको खाने के लिए क्या दिया जाएगा, पहनने के लिए क्या दिया जाएगा, रहने के लिए कैसा घर दिया जाएगा, उसको शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, उसको चिकित्सा की व्यवस्था कैसी होगी, वो सब सरकार के हाथ में। तो चूंकि मनुष्य एक मन प्रधान जीव है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, समानता कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि विभिन्नता प्रकृति का लक्षण है। प्रकृति का गुण है विभिन्नता। विभिन्नता है तो इच्छाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो कुल मिलाकर के साम्यवादी सरकार में, साम्यवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई। किसी भी तरह की स्वतंत्रता उनकी नहीं रही, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि साम्यवाद धर्म को अफीम मानता है। मतलब मानता है कि धर्म एक ऐसा चीज़ है जिसके नशा में लोग चूर होकर के पागल हो जाते हैं। मतलब धर्म के नशा में पड़कर लोग आलसी हो जाते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, तरह तरह का आडंबर में फंस जाते हैं।
उन्होंने अफीम माना, तो जिसके चलते मनुष्यों का जीवन हो गया पशु की तरह, क्योंकि कहा गया ना, धर्म विहीन पशु भी समाना। मतलब धर्म अगर नहीं है तो मनुष्य पशु की तरह है। तो इसके कारण साम्यवादी राष्ट्र में मानव पशु से बदतर हैवान बन गया, विकास के चक्का थम गया। इसलिए महज 80 वर्ष में ही सोवियत संघ टूट करके कई कई खंडों में बंट गया। आज तथाकथित कुछ साम्यवादी देश हैं जैसे चाइना, जो कम्युनिस्ट कंट्री होने का हेकड़ी दिखाता है, एक्चुअली वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो पूंजीवाद के आगे घुटने टेक दिया है। लेकिन वो कम्युनिस्ट का जो है ना धर्म, कि धर्म अफीम है, उसको नहीं मानना है, तो बस उसी को लेकर चलता है। और वहाँ पे कि लोगों की सभी तरह की आज़ादी वहाँ की सरकार अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं, और लोगों का जीवन बद से बदतर नारकीय गुजर रहा है। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि भारत 1976 में 42वें संशोधन के तहत भारत को साम्यवादी देश बनाने का संकल्प जारी किया। इसमें कोई शक नहीं है कि वह जो 42वें संशोधन था वह सोवियत रूस से प्रभावित होकर के किया गया था। और उसमें दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष की बात तो बाद में करेंगे। अब सवाल है कि क्या भारत समाजवाद के रास्ते पे चल रहा है? कुछ आंकड़े को हम अगर गौर करते हैं, क्योंकि समाजवाद का मतलब होता है कि समाज की जो आर्थिक राजनीतिक शक्ति है वो समाज के हाथ में होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 73 साल के बाद भी भारत में गरीबी 21% है। 21% भारत की आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, सरकारी आंकड़े के अनुसार। और 119 अरबपति भारत में हैं। भारत में कुल 119 ऐसे व्यक्ति हैं जो अरबपति हैं। और इतना ही नहीं, ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में के केवल 9 अमीरों के पास भारत की कुल आबादी के 50%, मतलब भारत के कुल 50% आबादी के पास जितना संपत्ति है, उतनी संपत्ति के बराबर भारत के 9 अमीरों के पास है। और दूसरी बात क्या है कि भारत में करोड़पतियों की संख्या, भारत का जो आर्थिक सर्वे ऑक्सफैम फोर्ब्स करता है, उसके आंकड़े के अनुसार पिछले साल भारत में करोड़पतियों की संख्या 2.64 लाख थी। तो 119 अरबपति 2.64 लाख, मतलब मतलब 2.5 लाख से कुछ ऊपर करोड़पति हैं। और सबसे अमीर शहर है मुंबई, सेकेंड में बेंगलुरु और थर्ड में दिल्ली। और दूसरी बात क्या है कि
आर्थिक सर्वे करने वाला जो एजेंसी है ऑक्सफैम, उसके अनुसार भारत के 21% लोगों के पास भारत के कुल संपत्ति का 58% दौलत है। मतलब 100 रुपये में 58 रुपये 1% लोग के पास है और बाकी 42 रुपये बाकी 99% लोगों के पास है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1% लोगों के पास 100 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति के पास 58 रुपये है और जो 42% लोग हैं उनके पास 99% लोग के पास प्रत्येक व्यक्ति के पास 42 पैसे। अब कितना आसमान जमीन का फर्क है। तो अब इससे प्रूफ होता है कि भारत प्रस्तावना के अनुसार दृढ़ संकल्प है भारत को समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए। तो जिस भारतवर्ष में इतनी आर्थिक विषमताएं हैं, इन्हीं आर्थिक विषमताओं के चलते आज़ादी के 73 साल बाद भी भारत के 21% जनता सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो क्या भारत अपने संविधान का अनुसरण कर रहा है? क्या भारत संविधान के अनुसार चल रहा है? सोचने का विषय है। अगर संविधान के अनुसार चलता तो संविधान की प्रस्तावना जो है समाजवादी राष्ट्र बनाने का, तो इस तरफ अग्रसर होता। मित्रों, कहने का मतलब यह है कि समाजवाद कह देने से समाजवाद की स्थापना नहीं होती है। समाजवाद की स्थापना करने के लिए उसके लिए स्पष्ट संकल्प, सोच और उसकी परिभाषा होनी चाहिए। उसका ठोस योजना होना चाहिए, ठोस प्लानिंग होनी चाहिए। भारत के संविधान में समाजवाद की स्थापना के लिए कोई विशेष ठोस प्लानिंग नहीं है। इसलिए भारत की जो सरकारें हैं वो जो काम करती हैं बस यूँ मान लीजिए जैसे अंधेरे में तीर चलाना। सरकारें बनती हैं, पंचवर्षीय योजना लागू करती हैं, उसमें लागू करती हैं कि इतना प्रतिशत गरीबी इस बार कम कर देना है। अब जितना प्रतिशत गरीबी कम करने का प्लान बनाती है उतना ही प्रतिशत गरीबी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी प्लानिंग सही नहीं है। वो प्लान कहाँ बनाते हैं? राजनेता जिनको विधायक या सांसद बनने के लिए शिक्षा का कोई पैमाना नहीं है, जिसको शिक्षा के मामले में कोई ज्ञान नहीं है उसको शिक्षा मंत्री, जिसको अर्थव्यवस्था के मामले में ज्ञान है उसको वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री बना दिया जाता है। अब ये सारे लोग अपने एसी कमरा में बैठ करके, सेंटर में बैठ करके पूरे भारतवर्ष के भाग्य विधाता बनते हैं। मतलब वहाँ से प्लानिंग बनाते हैं कैसे आर्थिक विकास करना है, कैसे सामाजिक विकास करना है, जिसका रिजल्ट है कि हकीकत के धरातल पर आते आते सारे प्लान फेल हो जाते हैं। इस तरह की कई योजनाएं हैं। जैसे अभी तत्काल प्रवासी मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने
आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया, उसमें 20 लाख करोड़ रुपए घोषणा किया, उन्होंने दे भी दिया। कई योजनाएं चल भी रही हैं मनरेगा के तहत। लेकिन हकीकत के धरातल पर जब आप ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे, सबसे निचले स्तर पर आएंगे, तो आप पाओगे कि सारी योजनाएं महज घोषणा ही है, चल नहीं पा रही ढंग से। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है, तो कहीं कुछ हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब सवाल उठता है कि हकीकत में वास्तव में समाजवाद की स्थापना करने के लिए करना क्या चाहिए। बंधुओं, प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार ने अपने प्रगतिशील उपयोगी तत्व मतलब आर्थिक सामाजिक जो दर्शन उन्होंने दिया है, उसमें कहा है कि अगर वास्तव में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं, केवल भारतवर्ष के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, तो भारत को उन्होंने 44 आर्थिक सामाजिक इकाइयों में बांटा है। उन्होंने कहा कि ये जो 44 आर्थिक सामाजिक इकाई हैं, सरकार को उन आर्थिक सामाजिक इकाइयों को स्वतंत्रता देनी होगी। वे अपने स्थानीय क्षेत्र में अपने आर्थिक सामाजिक विकास के लिए खुद प्लानिंग बनाएंगे, खुद योजना को खुद ही तैयार करेंगे। आज जो योजना तैयार करेंगे, उसी योजना को सरकार सपोर्ट करके आगे बढ़ाएगी। क्योंकि अपने क्षेत्र के मामले में स्थानीय लोग जितना बढ़िया से जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हमें काम करना है, हमारे क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जितना अच्छी तरह से जानते हैं, उतना IAS अफसर, IPS अफसर, नेता मंत्री जो कभी जंगल झाड़ गांव देखा नहीं, उसको क्या पता है। तो अगर इनको स्वतंत्रता दिया जाए अपने क्षेत्र की योजनाओं को बनाने के लिए, तो ये अच्छी तरह से बना सकती हैं और योजना बनाए भी और योजना लागू करने का भी अधिकार इनको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, प्रौढ़ प्रणेता ने कहा कि ये जो आर्थिक सामाजिक इकाइयाँ हैं, अपनी क्षेत्र की योजना तो खुद ही बनावें और कोऑपरेटिव सिस्टम मतलब ये जो सहकारिता पद्धति है, कोऑपरेटिव सिस्टम से इन जो आर्थिक सामाजिक इकाइयाँ हैं, इनका विकास बढ़िया से किया जा सकता है। और आयात निर्यात के मामले में श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि जो छोटी छोटी आर्थिक इकाइयाँ होंगी, वो अपने ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्शन करेंगे और अपने क्षेत्र में अपने पास खपत होने के बाद जो एक्सेस बचेगा उसी को निर्यात करने का उनको अधिकार होगा। और निर्यात के बदले में वस्तु विनिमय पद्धति को PR सरकार बढ़ावा देना चाहते हैं। कहते हैं कि वस्तु के बदले में वस्तु, एक वस्तु का आप निर्यात कर रहे हैं तो उसके बदले में जो वस्तु हमारे क्षेत्र में नहीं है उस वस्तु का आयात होनी चाहिए। मतलब मुद्रा का प्रचलन बहुत कम हो। दूसरी बात है कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगा प्रोडक्शन के मामले में, वितरण के मामले में, क्रय विक्रय के मामले में, तो ये जो बिचौलिया और दलाल हैं ये बीच से हट जाएंगे, तो भ्रष्टाचार पर पूरा लगाम लग जाएगा और ये आर्थिक छोटी छोटी इकाइयाँ धीरे धीरे स्वावलंबी होती जाएंगी। तो आत्मनिर्भर का होने का सबसे बढ़िया मूल मंत्र यह है प्रौढ़ के अनुसार। और आगे कहते हैं कि प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि सरकार क्या करेगी
कि सरकार को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में होना चाहिए। बाकी आर्थिक सामाजिक विकास की जो योजना है, प्लानिंग है, लागू करने के अधिकार जो है सो समाज को मिलना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जो आर्थिक सामाजिक इकाइयाँ होंगी, उन इकाइयों के पास जो संसाधन हैं, उन संसाधनों से संबंधित जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, बड़े उद्योग, सभी उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जाएं जिन क्षेत्रों में कच्चे माल उपलब्ध होते हैं। और कोऑपरेटिव सिस्टम से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ का समाज है, वो तय करे कि कहाँ पर कौन किस चीज़ का कुटीर उद्योग लगेगा, कहाँ पर किस चीज़ का लघु उद्योग लगेगा, किस चीज़ का बड़ा उद्योग लगेगा। और सरकार वैसे उद्योग जिसको बृहद उद्योग कहते हैं, की इंडस्ट्री, कच्चा माल सरकार के हाथ में होने चाहिए और वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कच्चा माल का उत्पादन करके ये जो बड़े उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हैं उनको मुहैया करावे। तो धीरे धीरे ये स्वावलंबी बन जाएंगे और ये छोटे छोटे आर्थिक सामाजिक इकाई जब स्वावलंबी बन जाएंगे तो बाद में सभी मिलकर के एक बृहद मानव समाज का निर्माण करेंगे और तब समाजवादी राज्य का जो परिकल्पना है वो पूरा होगा। ऐसा करने से दो तीन बात होगा। एक है कि 100% लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, मतलब बेरोजगारी 100% दूर। और जब 100% लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी। क्रय क्षमता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है गरीबी दूर होगी। और गवर्नमेंट का क्या यहाँ रोल है? गवर्नमेंट का रोल है कि मार्केट को कंट्रोल रखना, मार्केट को कंट्रोल रखना, कहीं जमाखोरी नहीं हो। तो ये जो आर्टिफिशियल जो क्राइसिस है, जो अभी भारतवर्ष खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, जग जाहिर है, इसके बावजूद भी बीच में क्राइसिस पैदा कर दिया जाता है कि भी दाल का कमी हो गया तो कभी प्याज का कमी हो गया तो कभी लेकिन दरअसल में होता नहीं है। तो इस सब जो प्रॉब्लम है ये लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है। गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करने का ड्यूटी है, न कि आर्थिक सामाजिक विकास का प्लान बनाने का उसका है। तो क्रय क्षमता को तो वृद्धि होगी। अब ये बेरोजगारी दूर होगा, 100% रोजगार मिलेगा, क्रय क्षमता का उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तो लोग स्वतः स्वावलंबी बन जाएंगे। तो स्वावलंबी बन जाएंगे तो सरकार जो अभी कल्याणकारी योजना के तहत लाखों करोड़ों रुपए मध्यम वर्गीय लोगों से लेकर के टैक्स के रूप में या टैक्स पेयर से लेकर के और कल्याणकारी योजना के नाम पे वैसे लोगों को फ्री में पैसे अनाज दे रहे हैं जिनका जो शरीर, जिनका शारीरिक क्षमता अच्छा है, वो काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, मेंटली ठीक हैं, फिजिकली फिट हैं, हाथ पैर आँख सब कुछ ठीक ठाक है, वैसे लोगों को जब फ्री में दे करके उनको बना रहे हैं स्वावलंबी, परजीवी बना रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब सवाल उठता है कि क्या कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी? जी नहीं,
वैसे लोग जो वास्तव में अक्षम है, एकदम बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं काम कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे विकलांग हैं जो किसी भी तरह का कोई धंधा नहीं, वैसे लोगों के लिए कल्याणकारी योजना चलाई जा सकती है। और कल्याणकारी योजना में चिकित्सा और शिक्षा निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा निःशुल्क होगा तो शिक्षित वर्ग जो आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उस भ्रष्टाचार पे बहुत हद तक का अंकुश लग जाएगा। अभी रिपोर्ट आ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों रुपए कोरोना के इलाज में मरीजों से लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी पढ़ाई करने में, हॉस्पिटल की स्थापना करने में करोड़ों रुपए खर्च किया है, तो स्वाभाविक है कि पैसे लेंगे। अगर शिक्षा निःशुल्क कर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि वो इस तरह से लूट नहीं मचाएंगे। चिकित्सा किसको कौन सी बीमारी होगी, बीमारी में कितने खर्च होंगे, इसका कोई अता पता नहीं होता है। और जीवन रक्षा के लिए चिकित्सा बहुत एसेंशियल चीज़ है। आकस्मिक घटना है, कभी भी कुछ, तो इसलिए चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जो भारत के संविधान में के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, यह साम्यवादी देश से प्रभावित होकर के 1976 में 42वें संशोधन में जोड़ा गया, जो हकीकत में भारतवर्ष में उसका एक कानी कौड़ी भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, न किया गया है, न किया जाएगा। क्योंकि जिन देशों के देखा देखी एक्सेप्ट किया गया, वो देश तो खुद ही समाजवादी नहीं बन पाए, इसलिए वहाँ से साम्यवाद खत्म हो गया। अब तो पूरे दुनिया पूंजीवाद के झंडे के तले आ गया है, पूंजीवाद चरम सीमा में है। तो पूंजीवाद में समाजवाद की कल्पना करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि समाजवाद के नाम पर लोगों को हैवान बनाने का काम किया, तो पूंजीवाद पूरे दुनिया के जन सामान्य लोगों को भिखारी बनाने के लिए आमदा है। इसी उद्देश्य से बहुत तेजी से पूंजीवाद आगे बढ़ रहा है, किंतु इस पूंजीवाद के बढ़ते हुए भस्मासुरी कदम को रोकने के लिए प्रौदर्शन इस धराधाम पर आ गया है, और यह प्रौदर्शन पूंजीवाद को रोकेगा। और जब यह पूंजीवाद प्रौदर्शन से टकराएगा तो पूंजीवाद खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए पूंजीवाद को भस्मासुर से भी नवाजा जाता है। तो नेक्स्ट डे भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो और शब्द हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना है मित्रों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।